जय हिंद दोस्तों, अगर आप भी देने वाले हैं 6 मार्च को फिजिक्स का पेपर तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास और इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको मैं फिजिक्स के ऐसे इम्पॉर्टेंट नियमों को बताने वाला हूं जो कि आपके बोर्ड पेपर में इनमें से क्वेश्चन छपेंगे और इनका यूज कहां पर होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है भाई, नियम अगर मान लीजिए कोई चीज होती है तो उसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, हम है ना, जैसे न्यूमेरिकल कैसे आएंगे इससे, है ना, इसी प्रकार से इन नियमों को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, कहां पर कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में आपको मैं समझाने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको छोटा सा मतलब लॉन्ग वीडियो नहीं बनाएंगे, ज्यादा शॉर्ट में ही रहेगा। आप बस 10 से 15 मिनट का टाइम देना और मैं पूरे के पूरे नियमों को अच्छे तरीके से समझा दूंगा। जितने भी आपके संपूर्ण बुक में मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है वो सब कुछ एक ही वीडियो में कंप्लीट हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको देखो, शुरुआत में अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 1 में आपका कूलाम का नियम आता ही है और लगभग हर बच्चे को आता होगा कूलाम का नियम, इसके बारे में आपको पता ही होगा। ठीक है, तो देखो ये नियम पहले थोड़ा थ्योरी देख लो, फिर इसका यूज कैसे करोगे थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहां पर इस नियम की बात करें, संपूर्ण किताब के नियमों में से सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम जो है, ये नियम कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कल आपको ऐसे ही छाप देना है, ये क्वेश्चन आपका 1 या 2 नंबर के लिए पूछा जाता है, मतलब ज्यादा इससे लॉन्ग में नहीं आएगा बट फिर भी 2 नंबर भी काफी होता है ना। तो देखो यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार से एक आरेख बनाना है। ठीक है, अब भाई इसी प्रकार से फिजिक्स में करिएगा, जहां पर भी आप लोग किसी क्वेश्चन को अच्छे से समझाना चाहो तो अगर उसमें डायग्राम है आवश्यक है तो समझा देना। जैसे Q1 Q2 यहां पर क्या है, दो बिंदु आवेश हैं, इनके दोनों के बीच की दूरी है क्या, स्मॉल r है। ठीक है, इनका नाम भी आप देख सकते हो, एक का नाम आप ए दे दो, दूसरे पॉइंट का नाम बी दे दो, इस तरीके से। और फिर कह रहा है, नियम कह रहा है कि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के, यानी इन दोनों के गुणनफल को हम क्या करेंगे, जो बल रहेगा इन दोनों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती है। देखो अनुक्रमानुपाती, तो इसलिए ये प्रोपोर्शनल टू है या प्रोपोर्शनल टू या Q1 Q2 जो कि पहला समीकरण यहां पर बनता है इस नियम के अकॉर्डिंग। ऐसे ही कह रहा है कि उनके बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती, मतलब आपको करना क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी जो कि स्मॉल r है इसका हम लोग वर्ग करेंगे और इसका व्युत्क्रमानुपाती, इसलिए आपको 1/r² कर देना है। व्युत्क्रमानुपाती के लिए आप लोग क्या लगाएंगे, यहां पर इसको 1 के बटे में पहुंचा देंगे। तो ये हमारा 2 समीकरण बनता है। कूलाम का नियम सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सिंपल नियम है। फिर दोनों समीकरणों को जब आप मिला के लिखोगे तो यहां पर F प्रोपोर्शनल टू, यहां पर Q1 Q2 अनुक्रमानुपाती इसलिए ऊपर रहेगा और r² आपका व्युत्क्रमानुपाती इसलिए नीचे पहुंच जाएगा। अब जब ये आप लोग समानुपातिक नियतांक को हटाओगे तो यहां पर आप लोग कोई भी एक नियतांक जोड़ सकते हो, जैसे k जोड़ दो, कुछ भी है तो उसका वैल्यू यहां पर लिख सकते हो 1/4πε0 के बराबर, जो कि इसका मान आपको पता है 9 × 10⁹ होता है। और ये चीजें पेपर में दिए रहेंगे अगर न्यूमेरिकल इनसे रिलेटेड आएंगे तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले को भी याद कर लेना, काफी महत्वपूर्ण ये आपका नियम रहने वाला है। ठीक है, अब देखो जैसे कि एक नियम और आता है और इससे न्यूमेरिकल बनते हैं, ये है आपका किरचॉफ का नियम। कैसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल इससे बनेंगे तो मैं आपको यहां पर न्यूमेरिकल भी समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा नियम को समझिए। देखो किरचॉफ जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने 2 नियम दिए, एक प्रकार से धारा या कह सकते हो कि चालक से रिलेटेड ही उन्होंने बताया था। तो किसी, पहला नियम है, प्रथम नियम बोलते हैं इसको, संधि का नियम बोला जाता है। ठीक है, संधि का नियम बोलते हैं। तो किसी विद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अर्थात यहां पर क्या है, मतलब इसका कहने का मतलब, तो अर्थात सिग्मा i = 0, सिग्मा का मतलब होता है योग या जोड़। ठीक है, अब जैसे कि यहां पर ये डायग्राम बना है, अब इस डायग्राम में आपसे क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल में जैसे क्वेश्चन बनते हैं तो न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा, आपको इस प्रकार से एक चित्र दे देगा और यहां पर इस प्रकार की लाइन खिंचा देंगे इस प्रकार से डायग्राम में, और यहां पर किसी में आपको एरो बाहर की तरफ दिखेंगे, किसी में अंदर की तरफ दिखेंगे, किसी में बाहर की तरफ, किसी में अंदर की ओर, इस प्रकार से ये एरो बना देंगे। और यहां पर फिर क्या करेंगे, आपका नाम इसमें मतलब धाराओं को दर्शा देंगे, किसी में भाई 5 एम्पियर, किसी में 3 एम्पियर, किसी में 2 एम्पियर, किसी में 3 एम्पियर, ऐसे करके ये दे देंगे धाराओं को। अब कहेंगे कि भैया यहां पर किरचॉफ के नियम से इसका धाराओं का मतलब मान ज्ञात करो। यहां पर मान लीजिए एक जगह पर केवल I कर देंगे, ऐसे कहेंगे I का मान ज्ञात करो, तो फिर यही नियम लगेगा। अब ये नियम देखो, जहां पर धाराएं आपकी केंद्र की ओर, सेंटर पॉइंट की ओर आ रही हैं, जहां पर ये सेंटर है, सारी धाराएं मिल रही हैं,
उसमें आप एरो देखो, जो एरो आपका केंद्र की ओर आएगा वो पॉजिटिव यानी धनात्मक लेंगे वो वहां पर चिन्ह, और जहां पर बाहर की ओर जाएगा एरो, जैसे कि आप I4 को देख रहे हो और इसके अलावा I3 है, I5 है, ये सभी बाहर की ओर जा रही हैं, तो इनको नेगेटिव लेंगे, इसलिए I3 I4 I5 इनको नेगेटिव, बाकी I1 I2 I6 ये सारी पॉजिटिव हैं, तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव। बराबर में योग को जीरो के बराबर दिखाना है, इस प्रकार से कर देंगे। अब फिर इसके बाद जीरो के इधर पक्षांतर कर दो, जिसने नेगेटिव है इधर उसको इधर लाओगे दूसरी तरफ जीरो की तरफ, तो सारी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो I1 प्लस I2 प्लस I6 इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5, ये कहता है किरचॉफ का प्रथम नियम। कुछ इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। इस्तेमाल भी समझ गए होंगे। बाकी धाराओं का जैसे इसमें मान ज्ञात करना, तो आप निकालोगे I पॉजिटिव है प्लस फिर धारा ये 2 एम्पियर की आ रही है, 3 एम्पियर की आ रही है, तो क्या करोगे 2 प्लस 3 फिर माइनस 5 एम्पियर की क्या हो रही है बाहर जा रही है, और 3 एम्पियर की बाहर जा रही है, तो 5 माइनस 3 बराबर 0। अब ऐसे करोगे तो I प्लस 5 यहाँ पर 5 3 8 इक्वल टू 0। अब इससे देखो यहाँ से I प्लस यहाँ पर 5 और 3 यानी कि माइनस का 3 तो बराबर 0, तो I का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 एम्पियर। इस प्रकार से धाराएं ज्ञात करी जाती हैं। तो यहाँ पर यूज इसका समझ गए होंगे आप लोग। इसी तरीके से आपका द्वितीय नियम भी एक होता है, दूसरा नियम, इसमें एक डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसका नियम होता है कि किसी विद्युत परिपथ में बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों का गुणनफल बीजगणितीय योग के बराबर होता है, जो कि विद्युत वाहक बलों के, ठीक है। तो गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसी नियम के अकॉर्डिंग आपका एक डेरिवेशन आता है, जो कि है भैया व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। ये आपका देखो, जैसे कि मान लो किरचॉफ का नियम अगर नहीं पूछा गया तो फिर इसका आना भी तय है, ठीक है। तो ये समझ के चलो कि भाई दो में से एक चीज यहां पर फिक्स ही रहती है। अब जैसे कि बोला ये नियम दूसरा नियम, यहां पर इन दोनों नियम के अनुसार ही आपका ये व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत जो है वह सॉल्व होता है। समझ के जाना अच्छे तरीके से, ठीक है। यहां पर जैसे कि I1 हो गया, और इसमें देखो संगत प्रतिरोध व्हीटस्टोन सेतु की अगर हम बात करें PQRS, ये 4 प्रतिरोध रहेंगे। I1 I2 I2 ये धाराएं प्रवाहित हैं। अब जब यहां पर नियम हम लगाएंगे तो संगत प्रतिरोध और धारा का गुणनफल करेंगे, यानी प्रतिरोध P है तो इसका संगत धारा कितना है, आपका I1 है। ऐसे इसमें आओगे तो I2 धारा है, तो R आपका क्या है, इसका प्रतिरोध है, तो इनका गुणनफल और फिर विद्युत वाहक बल यहां पर E है। तो भाई आपको फिर इनमें धारा की दिशा देखना, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चिन्ह जहां पर लगते हैं, इस चिन्ह के लिए आपको फिर दूसरा नियम पहला नियम देखना पड़ता है। अगर धारा की दिशा में चलोगे एरो के ही का हिसाब से तो पॉजिटिव लोगे, और अगर धारा के विपरीत दिशा में गए तो वहां पर नेगेटिव आता है। किरचॉफ का नियम के अनुसार ही व्हीटस्टोन सेतु है, और काफी इंपॉर्टेंट है, और इसको मैंने कराया भी है। तो इसलिए किरचॉफ के नियम आपको दोनों के दोनों अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका एक छोटा सा नियम, वैसे 1 नंबर में पूछे जाने के इसके चांसेस हैं, ओम का नियम, जो कि आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है। देखो क्या कहता है ओम का नियम। इसमें मान लीजिए कोई एक चालक तार होता है, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, और इस चालक के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होता है, वो अगर चालक का जो अवस्था, भौतिक अवस्था, फिजिकल प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं, अगर उसको हम नियत रखते हैं, यह नियम यही कहता है। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप आदि नियत रखी जाएं, तो उस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। जैसे V प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि जो इसमें धारा प्रवाहित है और इसके सिरों के बीच जो विभवांतर भी है, एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। अब जब समानुपाती नियतांक को हटाओगे आप, तो यहां से R जुड़ जाएगा, और ये जो R है इसको बोलते हैं चालक का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। प्रतिरोध का मतलब तो जानते होंगे, रुकावट या बाधा, है ना। धारा के मार्ग में जो रुकावट आती है उसको हम प्रतिरोध बोलते हैं। तो ये नियम तैयार कर लेना, यहां से आपको ये नियम भी कर लेना, फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नियम की बात करें तो अगला नियम आपका आता है एम्पियर का नियम। देखिए एम्पियर का नियम क्या कहता है, तो यह नियम गॉस के नियम के ही क्या है, समतुल्य है। गॉस की प्रमेय आपने पढ़ा था, गॉस की प्रमेय में आपने देखा होगा कि मैंने बताया था क्या होता है, जैसे कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो संपूर्ण फ्लक्स होता है गॉस की प्रमेय में, वो भी गॉस का नियम ही कह सकते हो, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कोई आवेश होता है और कह रहा है कि ये बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, तो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स जो होता है, पृष्ठ में उपस्थित जो फ्लक्स है फाई जो होता है ना, ये फ्लक्स होता है, इसका जो आवेश है, आवेश का कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो मतलब यहाँ पर ये तो फ्लक्स हो गया, और ये आवेश जो होता है ये
उपस्थित मतलब पृष्ठ में उपस्थित होता है जो बंद पृष्ठ है, और इसका कितना गुना होता है, तो एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो यहाँ पर इस फार्मूले को तैयार कर लेना। गॉस का प्रमेय वैसे मतलब लॉन्ग में ज़्यादा पूछे जाने के चांस रहते हैं, तो इसलिए आप उसको कर लीजिएगा, फार्मूला तैयार कर लेना अच्छे तरीके से। तो वैसे ही एम्पियर का नियम भी यहाँ पर है, ये भी कहाँ पर लागू होता है, बंद पृष्ठ के लिए। तो इसके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र बी का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन, देखो ये समाकलन का चिन्ह है, इसमें जो ये सर्किल बना है ये बंद वक्र के लिए होता है। V डॉट डीएल वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि आवेश का कितना गुना, एप्सिलॉन नॉट गुना, वैसे यहाँ पर देखोगे तो धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एम्पियर का नियम। तो ये चीज आपको कर लेना है। यहाँ पर बात करें तो I आपकी धारा है, एप्सिलॉन नॉट जो होता है वह निर्वात की चुंबकशीलता होती है। ठीक है, इसको कर लेना है। अगले नियम पे आते हैं। नेक्स्ट आपका आता है लेंज का नियम। वैसे क्वेश्चन है छोटे छोटे बट इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा है, इसलिए इनको करना आपके लिए बेहद ही खास और इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए, तो लेंज के नियम की अगर मैं बात करूं तो देखो कहता क्या है, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत धारा अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह इस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। अर्थात आप यहां पर एक सिंपल सी बात ये समझो कि जैसे आपको कोई चीज आगे बढ़ा रही है ना, आपका प्रोग्रेस में आपका साथ दे रहा है कोई, और फिर आप जब उन्नति कर जाओ तो आप उसका ही विरोध करने लग जाओ। ये यहाँ पर आप इस नियम को याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक कर सकते हो। जैसे कि आप लोग अपने मम्मी पापा से उत्पन्न हुए और आगे चल के बड़े हो जाओ तो आप उनका विरोध करने लग जाओ। तो इस नियम के अनुसार यही है कि भाई किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा अथवा विद्युत वाहक बल जो कि ई होता है वो सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करता है जिससे स्वयं उत्पन्न। जैसे यहाँ पर देखोगे एक ये छोटा सा डायग्राम है, इसमें देखोगे तो ये कुंडली है, इसमें यहाँ पर गैल्वेनोमीटर धारा मापी लगाया गया है, और आपको यहाँ पर इसमें धारा भी दिख रही होगी जो कि इस दिशा से, देखो यहाँ से एरो ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ से इस दिशा में प्रवाहित है ऐसे। अब इसमें एक चुंबक होता है जो कि चुंबक में आप जानते हो कि भाई वहाँ पर दो ध्रुव होते हैं, एक साउथ और एक नॉर्थ, मतलब ऐसे दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव जिसे बोलते हो। तो चुंबक को अगर हम इस कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर इसके पास लाते हैं, तो जो चुंबक का साउथ पोल अगर पास लाते हैं तो इस कुंडली का जो पास वाला सिरा है वो भी साउथ पोल की भांति व्यवहार करता है। और एक चीज समझना, जब भी आपके पास दो चुंबक होते हैं इस तरीके से, ठीक है, आपके पास ऐसे मान लो दो चुंबक हैं, तो इसका साउथ पोल, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल और ये नॉर्थ, अगर इनको पास पास एक ही प्रकार के पोल को आप लाओगे तो इनके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, प्रतिकर्षण मतलब क्या होता है भैया, प्रतिकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे से दूर भागते हैं, दूर भागेंगे, है ना। तो मतलब कि ये क्या हो गया, विरोध कर रहे हैं एक दूसरे का। दूर भागने का मतलब विरोध करना, आपकी भाषा में समझ सकते हो। और अगर आप यहाँ पर समझो कि भाई एक चुंबक कुछ इस तरीके से है, इसका साउथ ही है, इसका नॉर्थ ही है, एक चुंबक इस तरीके से है, कोई मान लो इसका साउथ ही है और इसका नॉर्थ है, तो यहाँ पर साउथ और नॉर्थ को आप लाओगे तो यहाँ पर क्या होगा भैया, आकर्षण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर विरोध नहीं है, यहाँ पर खिंचाव कर रहे हैं एक दूसरे का। तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है लेंज के नियम में। उम्मीद है समझ गए होंगे, इसको भी कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका एक नियम और इंपॉर्टेंट है, वो है बायो-सवार्ट का नियम। देखो बायो-सवार्ट के नियम की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। इसमें आपको थोड़ा सा ये डायग्राम को देखना है इस तरीके से कुछ। यहाँ पर एक्स वाई एक चालक तार होता है, ठीक है, जिसमें आई धारा प्रवाहित है, और इस चालक तार में एक छोटा अल्प क्षेत्र, छोटा सा भाग है ना, टुकड़ा डीएल, जो कि इससे आपको आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ये आपका इस नियम के अकॉर्डिंग यानी बायो-सवार्ट नियम के अनुसार निकाला जाता है, वैज्ञानिक के नाम है। तो इसमें लिखना क्या है आपको, माना एक्स वाई एक चालक है जिसमें विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है। इस चालक के एक अति अल्प अवयव यानी अल्प क्षेत्र की लंबाई डीएल, जो कि यहां से दिख रहा होगा ये डीएल, ठीक है। इस अल्पांश के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी इस अल्पांश के कारण जो डीएल हमने ए से बी तक का माना है, इसके कारण जो बिंदु पी है यहां पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसको हम लोग डीबी से व्यक्त करेंगे, है ना। इस पर जो तीव्रता निकालेंगे, क्योंकि अल्पांश के कारण है इसलिए डीबी यहां पर हो जाएगा, डीएल के कारण डीबी, ठीक है। अब देखो ये आपको यहां पर कुछ अवयव दिखाए, जैसे इससे दूरी आपकी स्मॉल आर, यहां पर एंगल थीटा, इसकी धारा आई, है ना,
इस प्रकार सारी चीजें तो लिखना है। फर्स्ट, चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती, यानी इसमें जो धारा I प्रवाहित है यहाँ पर जो तीव्रता होगी उसके अनुक्रमानुपाती रहेगी। इसके बाद चालक के अल्पांश की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती, यानी जो आप यहाँ पर अल्पांश छोटा टुकड़ा ले रहे हैं AB, इसमें जो आपका तीव्रता यहाँ पर उत्पन्न होगा वो इस टुकड़े की लंबाई dl के क्या रहेगी, अनुक्रमानुपाती। तो dB प्रोपोर्शनल टू dl, ये दो हो गए। अब तीसरा देखो, तीसरा है बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाली कोण की साइन। देखो यहां से इस रेखा को आप खींचे हो, यहां पर थीटा जो एंगल बन रहा है, तो जो तीव्रता उत्पन्न होगी वो थीटा के क्या रहेगी, यहां पर अनुक्रमानुपाती रहेगी। 3 हो गए। चौथा आपका लास्ट है, जो चुंबकीय क्षेत्र आप यहां पर ले रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P की अल्पांश दूरी r, तो ये जो दूरी आपकी यहां पर ली गई ये स्मॉल r, इस दूरी के ये जो तीव्रता यहां पर उत्पन्न होगी वो क्या रहेगी, व्युत्क्रमानुपाती रहेगी। तो सारी वैल्यू अनुक्रमानुपाती में, केवल एक वैल्यू व्युत्क्रमानुपाती में है, इतना आपको ध्यान देना। अब इन चारों समीकरणों को मिला के जब लिखोगे तो आपको पता है कि ऊपर वाली वैल्यू केवल ऊपर रहेंगी और केवल r स्क्वायर नीचे, इसलिए केवल यहां पर r स्क्वायर नीचे दिखाया गया। और प्रोपोर्शनल टू जब हटाओगे आप इक्वल लगाओगे तो यहां पर आपका एक नियतांक जुड़ेगा जिसको बोलते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इसका मान अगर कभी न्यूमेरिकल में पूछे तो आपको क्या रखना है, 10⁻⁻⁷। ठीक है, वहां पर वैल्यू आप लोग म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का जब मान रखना होगा तो इसका वैल्यू यही रखोगे, इक्वल टू में 10⁻⁻⁷ होता है। ठीक है, समझ गए। अब इसके अकॉर्डिंग आप जैसे कि खाली म्यू नॉट का वैल्यू आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ ऐसे कर सकते हो। अगर आपको 4 पाई का तो अब इसके बाद म्यू नॉट का ही आएगा, इसके बाद नहीं आएगा। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ से निकाल सकते हो। ये नियम हो गया आपका यहाँ से अगला। इसके बाद अगला नियम आता है फैराडे के नियम। ठीक है, तो फैराडे के नियम में 2 नियम इन्होंने दिए थे। पहला नियम क्या कहता है, तो जब किसी परिपथ में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में से एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और यदि परिपथ बंद है तो उससे प्रेरित धारा बहने लगती है और यह तब तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। यह पहला नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है, देखो, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यदि डेल्टा टी समय अंतराल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E = -d∅dt होता है। इस प्रकार से यहां पर देखना, और माइनस चिन्ह यहां पर क्या करता है, तो ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। यह नियम आपको कर लेना है। इसके बाद लास्ट नियम है यहां पर प्रकाश के परावर्तन के नियम, जो कि लगभग क्लास 10th में आपने पढ़ ही रखे होंगे। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम आपका क्या कहता है, तो प्रकाश का अपवर्तन 2 नियमों का पालन करता है। पहला है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। और फिर इसके बाद है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या होता है, तो आप खुद यहां पर देख सकते हो, देखिए यहां पर किन्हीं 2 माध्यमों के लिए एक निश्चित रंग तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की जा एक निश्चित अनुपात में होते हैं, और यह एक नियतांक है। ये होता है स्नेल का नियम, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो n = sin I / sin r। ये आपको कुछ इस तरीके से कर लेना है। और यहाँ से सारे नियमों को मैंने बता दिया। स्नेल का नियम हो गया, फैराडे के नियम हो गया, बायो-सेवर्ट का नियम हो गया, है ना, लेंज का नियम हो गया, ओम का नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, इसके अलावा आपने देखा कूलाम का नियम, और इसके अलावा किरचॉफ के नियम। तो इतने सारे नियम आपको मैंने बताया, और इनका यूज आपका ज्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए होगा। नियम तो आपके आएंगे ही, इनके जो फार्मूले आए हैं वो सारे फार्मूले न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपके काम आएंगे। ठीक है, और व्हीट स्टोन सेतु को जरूर कर लेना। आज के इस वीडियो से आपको अगर कुछ सीखने को मिला तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और आपको आगे जो है बहुत सारे क्लासें अभी मिलने वाले हैं, केमिस्ट्री पर भी मिलेंगे, तो सब्सक्राइब करके रखना। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।